हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, अगर बात की जाए आज से 200 वर्ष पूर्व की और उस व्यक्ति की बात करूं जिसने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा बदलाव लाया। बदलाव क्या कि जहां पे अधिकतर लोग लगभग 90 से 95% लोग सिर्फ पद्य रचा करते थे, पद्य लिखा करते थे, वहां पे क्रांति आई। और क्रांति ऐसी कि अधिकतम यानी कि 90 से ज़्यादा % लोग गद्य रचने लगे और गद्य पढ़ने लगे। बात करूं उस व्यक्ति की जिसका ज़िंदगी बहुत लंबी तो नहीं थी, उम्र बहुत लंबी तो नहीं थी, पर आज भी वो अमर हैं। आज भी हम इस बात को सोचते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि जहाँ पे लोग पद्य रचे जा रहे हैं, वहाँ पे हम साहित्य रचें। किस रूप में? नाटक के रूप में, कहानी के रूप में। तो एक व्यक्ति का नाम सहज ही सामने आता है, आप सबने गेस भी कर लिया होगा, थंबनेल तो खैर देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, जो हमारी पहल है जहाँ पे हम बड़े साहित्यकारों की बात कर रहे हैं। उनमें बहुत प्रमुख नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, और आज हम उनकी ही बात करेंगे। उनकी बात करने से पहले मैं बता चलूं कि स्टडी IQ में सक्सेस कार्निवाल सेल चल रही है। तो यानी कि आप हमारे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से अगर जुड़ते हैं ना, अगर आप विकास लाइव कोड, इस कोड का प्रयोग करके हिंदी साहित्य का जो प्रतिज्ञा प्लस बैचेस से जुड़ते हैं, जिसमें 24 तारीख को एडमिशन खत्म हो रहा है, और ये जो सक्सेस कार्निवाल सेल है ये भी 24 सितंबर तक चलेगी। तो अगर आप इससे जुड़ते हैं तो एक तो फीस बहुत कम रहेगी, मात्र 13,499। दूसरा, आपको इसके साथ NCERT का कोर्स फ्री मिलेगा और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी फ्री, और वैलिडिटी जो इसकी है वो भी क्या हो जाएगी, 24 मंथ, यानी कि एक्स्ट्रा 1 साल की वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी अगर आप सक्सेस कार्निवाल के तहत हमारे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ते हैं, प्रतिज्ञा प्लस बैच से जुड़ते हैं। एक और बात, प्रतिज्ञा में जो प्रतिज्ञा शब्द है उसकी बात भी बता दूं, अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है क्वालिफाई, प्रीलिम्स अगर आपका हो जाता है क्वालिफाई, तो पूरी फीस हो जाएगी आपकी वापस, पूरी फीस हो जाएगी वापस। तो ये है सक्सेस कार्निवाल सेल के बारे में। आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। और कुछ चीज़ें जिसे कहते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो जिससे मैं शुरुआत हमेशा करता हूँ, वे पंक्तियाँ जो आज भी हम बोलते हैं, जिनको साहित्यकार लिखते हैं, और ख़ासकर अभी हमने हिंदी दिवस मनाया, हिंदी पखवाड़ा के तहत ही हम ये वीडियो भी कर रहे हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल, या अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, या अगर बात की जाए तो भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात, विविध बेस मतहु विविध भाषा विविध लखात। ये नॉर्मल किसी व्यक्ति की बात नहीं है। जिस व्यक्ति ने संपूर्ण विधा की डायरेक्शन चेंज कर दी। साहित्य की अगर मैं बात करूं, साहित्य रचने में पद्य के बजाय गद्य को लोग इंपॉर्टेंस देने लगे। क्या एकांकी और क्या नाटक उन्होंने लिखे। इनफैक्ट यूपीएससी में उनका जो भारत दुर्दशा जो नाटक है वो है भी। और अगर स्टेट पीसेस की बात करें तो पहले यूपी पीसेस में जब ऑप्शन हुआ करते थे तो उसमें अंधेर नगरी नाटक भी था। क्या शानदार नाटक। मैं भारत दुर्दशा की बात करूं तो कितने अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से भारत के गौरवशाली इतिहास को बताते हुए आज वो भारत किस स्थिति में है उसको बताया गया है। उस पर मैंने एक वीडियो भी किया है भारत दुर्दशा पे, आपको स्टडी IQ की हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को ढूंढ लीजिए, उस प्लेलिस्ट को आप अपने क्या कहते हैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए। ठीक है, उनके सारे वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को भी जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताइए कि और किन साहित्यकारों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। खैर, बात की जाए अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, पितामह कहे जाते। ठीक है, भारतेंदु जो हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। मैंने पहले भी बताया कि जो 1850 से लेके उसके आगे का समय, 1850 से लेके लगभग 1900 का समय, जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य का जो पद्य का खासकर इतिहास है, तो अगर देखा जाए मोस्टली शुरुआत का इतिहास पद्य का ही इतिहास रहा। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो पहला युग है वही भारतेंदु युग है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पे युग का नामकरण किया गया। और उसमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी, भारत का इंदु।
ठीक है। तो भारत का जो चंद्रमा है उसकी उपाधि दी गई थी हरिश्चंद्र, उनका नाम हरिश्चंद्र था। ये अपने आप में इस बात को बताता है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं दी थी जब इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जिस हाइट तक साहित्य को पहुंचाया और जहां तक लोगों को साहित्य को क्या कहते हैं सुलभ बनाया साहित्य को, वो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आज भी हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को याद करते हैं, न सिर्फ उनके नाटकों के कारण बल्कि उनके जिजीविषा के कारण भी। ये साहित्य को का प्रतिमान और ऊंचा करना है, इसके जो जिसे कहते हैं ना कि विशेषताएं हैं, जो विविधताएं हैं, लोगों तक लाना है, लोगों तक समझाना है, सिर्फ पद्य के रूप में नहीं गद्य के रूप में भी बड़ा करना है। ठीक है। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का आविर्भाव हुआ, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ठीक है। अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी चरमोत्कर्ष पे थी। आप इसको कहीं ना कहीं भारत दुर्दशा में बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं। ठीक है। शासन तंत्र से संबंधित संपूर्ण कार्य अंग्रेजी में ही होता था। अंग्रेजी हुकूमत में पद लोलुपता की भावना प्रबल थी और भारतीय लोगों में विदेशी सभ्यता के प्रति आकर्षण भी था। ठीक है। निश्चित तौर पे भारत दुर्दशा में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। मैंने फिर से बताया कि इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल की बात भी करते हैं, तो @official-vikas करके मेरा चैनल है, लास्ट में इसका स्कैन लिंक भी दे दूंगा, स्कैन करके आप उससे जुड़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत न सिर्फ अंग्रेज़ों की बौद्धिक गुलामी ऑफिशियल जो कहते हैं राजनीतिक गुलामी में था, बल्कि हम बौद्धिक गुलाम भी हो चुके थे। आर्थिक गुलाम तो खैर हो ही गए थे। ठीक है। हालांकि कायदे में देखा जाए तो भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा वो बहुत सुदृढ़ था, लेकिन फिर हम जिस अवस्था में गए, कहीं ना कहीं भारत दुर्दशा में उसको वर्णित किया गया है। ठीक है। ब्रिटिश आधिपत्य में लोग अंग्रेजी पढ़ना और समझना गौरव की बात समझते थे। आज भी मैं हमेशा बताता हूँ अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को कि अगर 3 बड़े डिवाइड की बात की जाए तो एक अंग्रेजी हिंदी डिवाइड जो है, इसके अलावा जो हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है और जो गोरे काले का डिवाइड है, अंग्रेज ये 3 बहुत बड़ी क्षति करके गए भारतीय समाज में। ठीक है। गौरव की बात समझते थे। हिंदी के प्रति लोगों में आकर्षण कम था क्योंकि अंग्रेजी की नीति से हमारे साहित्य पे बुरा असर पड़ रहा था। हम गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर किए गए थे, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ऐसे वातावरण में जब बाबू हरिश्चंद्र अवतरित हुए तो उन्होंने सर्वप्रथम समाज और देश की दशा पर विचार किया और फिर अपनी लेखनी के माध्यम से विदेशी हुकूमत का पर्दाफाश किया। ठीक है। बाबू हरिश्चंद्र जो थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी नगरी के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंश में 9 सितंबर सन 1850 को हुआ। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र भी एक कवि थे। इनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे साहित्य तो लिख ही चुके हैं और वो गिरधर दास उपनाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना किया करते थे। ठीक है। इनके घराने में वैभव एवं प्रतिष्ठा थी, बहुत अच्छे घराने से आते थे, शायद इसी वजह से विचार भी इतने बेहतर सुदृढ़ थे। ठीक है। जब इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी तो इनकी माता जी की मृत्यु हो गई और 10 वर्ष की आयु में इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। भारतेंदु जी की विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी परिस्थितियों से प्रेरणा ली और निश्चित तौर पे जो व्यक्ति अपने गमों से, अपने दुख के समय से प्रेरणा लेता है, वही बहुत आगे की यात्रा तय करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र उनमें एक बहुत सशक्त और बड़ा नाम था। इनके मित्र मंडली में बड़े बड़े लेखक, कवि एवं विचारक थे जिनकी बातों से ये प्रभावित थे। इनके पास विपुल धनराशि थी जिसे इन्होंने साहित्यकारों की सहायता हेतु मुक्त हस्त से दान किया था। इनके साहित्यिक मंडली के प्रमुख कवि कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बद्रीनारायण प्रेमघन। जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाता हूँ तो उस इतिहास में इनकी भी बात होती है और इनकी जो काव्य कुशलता, साहित्य कुशलता, मुझे साहित्य कुशलता कहने चाहिए, उसकी भी बात की जाती है। तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से आप जुड़ सकते हैं। डिटेल मैंने शुरुआत में भी दी, अभी आगे भी बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है। यद्यपि भारतेंदु जी ने विविध भाषाओं में रचना करते थे, किंतु ब्रज भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। और मैं आपको बता दूं कि द्विवेदी युग की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मतलब भारतेंदु युग के बाद जो अगला युग यानी कि 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग और 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग था। द्विवेदी युग के जो साहित्यकार थे, सबसे प्रमुख जिनके नाम पे रखा गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने जो काव्यानुशासन की बात की, वो काव्यानुशासन क्या था कि कहीं ना कहीं ब्रज को अब छोड़ दो, अब जो खड़ी बोली है, जो हमारी भाषा है, उस भाषा में साहित्य रचा जाए, कुछ ऐसी बात। लेकिन जब तक वो नहीं आया तब तक ब्रज भाषा बहुत अपने चरमोत्कर्ष पे थी और ब्रज भाषा पे इनका असाधारण अधिकार था। इस भाषा में इन्होंने अद्भुत श्रृंगारिकता का परिचय दिया है। इनका साहित्य प्रेममय था क्योंकि प्रेम को लेकर इन्होंने अपने सप्तसंग्रह प्रकाशित किए। ठीक है। प्रेम माधुरी इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसकी कुछ पंक्तियां क्या है निम्नलिखित है, देख भी लेते हैं क्या है। प्रेम मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदना भी हून की सारी कथा है। जानत ही जिय मेरो भली विधि उपाय सबे व्यर्था है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे में नाहक पूछत कौन बिथा है। ठीक है।
हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अतः उन्होंने साहित्य के हर क्षेत्र में काम किया है। कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि पर उन्होंने कार्य किया है। सुलोचना इनका प्रमुख आख्यान है। बादशाह दर्पण इनका इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाला ग्रंथ है। इन्होंने संयोग का बड़ा ही सजीव एवं सुंदर चित्रण किया है। ठीक है। रोकत है तो अमंगल होए और प्रेम नसे, जो कहे प्रिय प्रिय जाइए, जो कहे जाहु न प्रभुता। ठीक है। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए, जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन, जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन, जिए न तो यह क्यों पतियाइए, तासो पयान समय तुझसो, हम का कहें प्यारे हमें समझाइए। ये तो मैंने इसको कई जगह इसको एक्सप्लेन भी किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप स्टडी IQ की प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी साहित्य के बहुत सारे वीडियो में आपको इसकी इस व्याख्या मिल जाएगी, खासकर जहाँ पे मैंने आधुनिक काल को पढ़ाया है। और अदरवाइज तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में बात की जाएगी और हर चीज़ को जिसे कहते हैं ना कि UPSC में रैंक लाने के हिसाब से पढ़ाई जाएगी। आपकी भाषा, आपकी वर्तनी सब कुछ शुद्ध हो जाएगी वैकल्पिक विषय की जब मैं बात करता हूँ। ठीक है। भारतेंदु जी ने, ठीक है, भारतेंदु होगा यहाँ पे वैसे, भारतेंदु जी ने भक्ति प्रधान एवं श्रृंगार युक्त रचनाएं की हैं। उनमें अपने देश की बहुत बड़ी निष्ठा थी। उन्होंने सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन की बात की है। उनकी भक्ति प्रधान रचनाएं घनानंद और एवं रसखान की रचनाओं की कोटि की हैं। उन्होंने संयोग की अपेक्षा वियोग पर विशेष बल दिया है। वे स्वतंत्रता प्रेमी एवं प्रगतिशील विचारक व लेखक थे। उन्होंने माँ सरस्वती की साधना में अपना धन पानी की तरह बहाया और साहित्य को समृद्ध किया। इसमें कोई दो राय नहीं। किसी व्यक्ति के नाम पे किसी युग का नाम रख देना अपने आप में इस बात को बताता है कि उस व्यक्ति ने बड़ा काम किया होगा। मुझे कोटेशन याद आता है न्यूटन का, जो उन्होंने रॉबर्ट हुक को लिखा था कि इफ़ आई हैव सीन फादर देन इट इज़ बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट। एक बुक है ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट, जो कि प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस की किताब है। उसमें उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों को पे चैप्टर डेडिकेट किए हैं। उसमें एक चैप्टर डेडिकेट है न्यूटन को, जिससे ये लाइन ली गई है। वो लाइन ये कहती है, जो ये कहती कि अगर किसी व्यक्ति को एक, जिसे कहते हैं कि इसकी बौद्धिक वर्ग में बहुत स्वीकारा गया है, बहुत उनकी इज्जत हुई है, उसका मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ असाधारण किया होगा। वही बात न्यूटन ने रॉबर्ट हुक को बताई और वो बात यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी को पढ़ते हुए समझ में भी आ रही है। ठीक है। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। जीवन का अंतिम दौर आर्थिक तंगी से गुजरा, क्योंकि धन का उन्हें बहुत बड़ा भाग साहित्य समाज सेवा के लिए लगाया। ये भाषा की शुद्धता के पक्ष में थे। इनकी भाषा बड़ी परिष्कृत एवं प्रवाह से भरी है। भारतेंदु जी की रचनाओं में उनकी रचनात्मक प्रतिभा को भली प्रकार से देखा भी जा सकता है। भारतेंदु जी ने अपने प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। हिंदी गद्य साहित्य को इन्होंने विशेष समृद्धि प्रदान की। इन्होंने दोहा, चौपाई, छंद, बरवय, हरिगीतिका, कवित्व एवं सवैया आदि पर काम किया है। इन्होंने न केवल कहानी और कविता के क्षेत्र में कार्य किया है, अपितु नाटक के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया है। मैंने 2 नाटकों का जिक्र भी किया। एक है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, और एक बहुत ही प्रचलित नाटक, बहुत उसका मंचन होता है, क्या है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। किंतु नाटक में पात्रों का चयन और भूमिका आदि के विषय में इन्होंने संपूर्ण कार्य स्वयं के जीवन के अनुभव से ही संपादित किया। इसका मतलब क्या कि कहीं बाहर नहीं देखा, खुद के अंदर देखा, जो चीज़ें मिली उसको उकेरा नाटक के रूप में। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ के सदस्य भी थे और सर सैयद अहमद खां के करीबी दोस्तों में से थे। सर सैयद अहमद खां चाहते थे कि भारतेंदु अलीगढ़ कॉलेज में, ठीक है, हिंदी और संस्कृत के अध्यापन की सेवाएं दें, मगर भारतेंदु ने किसी वजह से सर सैयद के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। मगर वह इंस्टीट्यूट गजट के जो गैजेट होता था उसके प्रशंसकों में से थे। सर सैयद के अहमद खां के नाम पर एक उर्दू ख़त में इसे लिखा भी है। सर सैयद अहमद खां जो थे, अकादमी अलीगढ़ में यह एक ख़त महफूज है, मतलब सर सैयद अकादमी अलीगढ़ में ये मौजूद भी है, जो ख़त है मिल जाएगा। ठीक है। सर सैयद अहमद खां जब बनारस कोर्ट के जज थे तो भारतेंदु के खिलाफ एक सैलानी ने रिट दायर की थी। केस सर सैयद की अदालत में था। सर सैयद मतलब सर सैयद अहमद खां ने हल्का सा जुर्माना लगाकर उन्हें बरी कर दिया था। सर सैयद अहमद खां से गहरे संबंध होने के बावजूद भारतेंदु उनके सिद्धांत के विरोधी थे। वह उसे पुनरुद्धार आंदोलन के आविष्कारक थे, जिसने अदालत में उर्दू की जगह हिंदी की पुरजोर वकालत की थी और जिसका गौ हत्या पर पूरा जोर था। मतलब न सिर्फ उन्होंने गौ हत्या रोकने की बात की, बल्कि हिंदी को उर्दू के बजाय सामने लाने की बात की। देखिए एक बात बताऊं, उर्दू हिंदी की जो विवाद है इसमें हमें बहुत भावुक नहीं होना चाहिए। उर्दू हिंदी की छोटी बहन है, चूँकि हिंदी ज़्यादा लोग बेटर तरीके से बोल सकते हैं तो हिंदी को लाया जाना चाहिए। ये मत सोचिए कि हिंदी बड़ी है उर्दू छोटी, कोई भी भाषा छोटी नहीं होती। अगर उसमें आप इतना अच्छा लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो सारी भाषा क्या है, अनमोल है। ठीक है, सारी भाषाएँ क्या है, अनमोल है। ठीक।
सुमित्रानंदन पंत ने भारतेंदु के लिए लिखा भी है कि भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, ठीक है, भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने, ठीक है, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधि स्वर संधान, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधि स्वर संधान। ये सुमित्रानंदन पंत यानी प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। भारतेंदु जी एक युग निर्माता साहित्यकार थे, उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने हिंदी साहित्य की जो आधारशिला तैयार की है उसी पे आज हिंदी का भव्य भवन निर्मित हुआ है। एक दौर में भारतेंदु की लोकप्रियता शिखर पे थी, जिससे प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में भारतेंदु की उपाधि थी, जिसकी मैंने बात की थी शुरुआत में। भारतेंदु जी के विशाल साहित्यिक योगदान के कारण 1857 से 1900 तक का, मैंने बताया 1850 वैसे होगा ये, 1850 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 6 जनवरी 1885 को उन्होंने अंतिम सांस ली। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने हिंदी साहित्य को इतना कुछ दिया। उनके नाम पे किसी युग का नाम रखना बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी ही बात है। बड़ी बात तो ये हो कि आज भी हम उनके लिखे हुए को हम पढ़ें, समझें, उसका जो सिर्फ भावार्थ न देखें, उसको आत्मसात भी करें और कैसे हम खुद को और बेटर कर सकते हैं, इसको अगर हम समझें तो ये वास्तविकता में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों को मेन यानी कि प्रमुख श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, प्रमुख श्रद्धांजलि होगी। फिर से बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं विकास लाइव कोड का प्रयोग करके, क्योंकि हमारे यहाँ सक्सेस कार्निवाल चल रहा है, ठीक है, जो 24 सितंबर तक ही वैलिड रहेगा और 13,499 में मात्र में आपको ये बैच मिल सकता है। खास बात क्या है कि आपको एनसीईआरटी का कोर्स फ्री मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी, 24 मंथ की वैलिडिटी मतलब 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। ध्यान रहे, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के इस कोर्स में 24 सितंबर को एडमिशन क्लोज हो जाएगा। 24 सितंबर को एडमिशन क्लोज हो जाएगा। ये दोपहर का बैच है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का बैच है, जहाँ पे आपको मैं हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा, साथ में आपके 1-to-1 जो आपको मेंटोरिंग होती है, गाइडेंस है, वो दूंगा, टेस्ट सीरीज होती है। मैं बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट लाने वाला जो कोई वैकल्पिक विषय है तो वो हिंदी साहित्य है। तो आप भी हिंदी साहित्य की तरफ रुख कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के स्टूडेंट ले सकते हैं। बाकी चीज़ें प्ले लिस्ट में बहुत बार मैंने बताई हैं, सिलेबस से लेकर किताबें तक, आप उस जाके उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। मैं बताता चलूँ कि हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच में भी जो एडमिशन है वो 22 तारीख को बंद हो जाएंगे। 22 तारीख को इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप हमारी सेल का लाभ उठाना चाहते हैं, कार्निवाल सेल का, तो अभी studyIQ.com विजिट करके आप हमारे इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। जीएस का बैच है। बाकी मैं बताता चलूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @official विकास करके। इस टेलीग्राम चैनल से इस पर स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य पखवाड़े पे अलग अलग साहित्यकारों पे मैं वीडियो लाता रहूँगा। एक होमवर्क देता जा रहा हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कृतियाँ हैं, जितनी भी उन्होंने कृतियाँ की, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। गूगल ही कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा लिखा जाए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने साहित्य को इतना कुछ दिया, उसके ज़िंदगी पे बने इस वीडियो की इंपॉर्टेंस शायद उतनी आपको न लगे, लेकिन इंपॉर्टेंस ये कि जिसने साहित्य का प्रारूप ही बड़े स्तर पर बदल दिया, एक बड़ी विधा को सामने लेके आए, उनको श्रद्धांजलि देना तो बनता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी और किन साहित्यकारों पर वीडियो चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।